चैप्टर्स 1741, 1742, 1743, 1744। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1741, इंसानियत का जंगी परचम। फैंग युआन का हमला एकदम जानलेवा और खौफनाक था, और वो अपनी मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा था, जिसने उसकी शैतानी ताकत को एक अलग हाई लेवल पर पहुंचा दिया था। चेन यी ने आसमान की तरफ देखा जहां से फैंग युआन ऐसी रफ्तार से आ रहा था। उसका पूरा जिस्म कांप उठा। उस ऐसा लगा जैसे आसमान खुद यूएस पर गिर रहा हो, जिसे ना रोका जा सकता था, ना ही उससे बचा जा सकता था। अगर ऐसी बात है, तो इसे रोकने या इससे बचने की कोई जरूरत नहीं है। चेन यी, जो पहले से ही अपनी सारी ताकत खो चुका था, सीना तान कर अपनी मौत का सामना करने के लिए बेपरवाही से खड़ा हो गया। लॉर्ड चेन यी, बाई कैंग शुई और दूसरे गु इमॉर्टल्स चिल्लाए, उस बचाने के लिए आगे आना चाहते थे। लेकिन ची कुयू, यी हाओ फैंग और दूसरों ने फैंग युआन के पीछे आकर इन रीइंफोर्समेंट्स को फौरन रोक दिया। वो विशाल सोल स्वॉर्ड चेन यी के जिस्म के आर पार हो गई और अपनी बची कुची ताकत से हेरी फुट माउंटेन से जा टकराई। अगले हाईपैल, हेरी फुट माउंटेन रेजा रेजा हो गया, जबकि चेन यी की लाश बेजान होकर नीचे गिर पड़ी। चेन यी भी मारा गया। सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स हिलकर रह गए। फैंग युआन ने एक के बाद एक डू हेवनली कोर्ट एक्सपर्ट्स को मार गिराया था। उसकी शैतानी दहशत अब लोगों के दिमाग में बस चुकी थी। लेकिन हेरी फुट माउंटेन तबाह हो गया, लेकिन इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड अभी भी अपनी जगह पर है। फैंग युआन ने अपने नीचे पहाड़ के मलबे के ढेर को देखते हुए माथे पर बाल डाले। हेवनली कोर्ट ने इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड की सही लोकेशन का पता लगा लिया था, लेकिन अपने इतने सालों के वजूद में कभी इस पर हमला नहीं किया था। इसके बजाय उन्होंने ह्यूमन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड की ताकत उधार ली थी और सक्सेस डाउ मार्क्स हासिल किए थे। इस नाजुक वक्त में फैंग युआन इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा। यूज तबाह करना तो दूर की बात थी। चेन यी के मरने के कुछ ही देर बाद हेवनली कोर्ट में एक और गु इमॉर्टल की मौत हो गई। युआन कोंगडू, वो जमीन पर पालथी मारे बैठा था। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने दम तोड़ दिया था। उसकी मौत के साथ ही हेवन ओवरसीइंग टावर की छोटी से एक जबरदस्त ऑरा निकलने लगी। ये एक रैंक 9 इमॉर्टल गु का ऑरा है। फेट गु। तो युआन कोंगडू ने खुद को कुर्बान कर दिया। क्या इसका मतलब यह है? इस ऑरा के आते हाई पूरा हेवनली कोर्ट का बैटलफील्ड जैसे जम सा गया। लॉन्जेविटी हेवन के मेंबर्स के चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स की यूं खुशी से चमक उठी और उनके चेहरे खुशी से खिल गए। डैम इट, हम हार गए। बिंग साई चुवान ने दांत पीसते हुए कहा, पीछे हटो। 7 एक्सट्रीम डिजोलेशन पीछे रुका, जबकि कैलेमिटी लक ऑल्टर पीछे हटने लगा। ये क्या हो रहा है? मुझे ये खाली खाली सा एहसास क्यों हो रहा है? इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड के बैटलफील्ड में फैंग युआन को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हा हा हा, ड्यूक लॉन्ग जोर से हंसा। उसने कैलेमिटी लक ऑल्टर को नहीं रोका। वो हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर पहुंचा और उसकी चोटी पर चला गया। फेट गु, फेट गु, ड्यूक लॉन्ग बड़बड़ाया। उसकी ऊँग से आंसू बह रहे थे। वो बहुत खुश था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपनी ऊँग के सामने एक पूरे फेट गु को देख रहा था। कई सालों का इंतजार और ख्वाहिश, कई सालों की तमन्ना आखिरकार इस पाल में पूरी हो गई थी। फेट गु को रिपेयर करने का मतलब ड्यूक लॉन्ग के लिए हेवनली कोर्ट के बाकी मेंबर्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इस जमाने में ये उसी का शागिर्द था जिसने फेट गु को जख्मी किया था। होंगटिंग, मास्टर ने तुम्हारी गलती का पश्चाताप कर लिया है। मैंने हेवनली कोर्ट को नीचा नहीं देखने दिया। मैंने इंसानियत को नीचा नहीं देखने दिया। हा 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 हा। ड्यूक लॉन्ग की जोर की आवाज हेवन ओवरसीइंग टावर की छोटी से पूरे हेवनली कोर्ट में गूंज उठी। 10 लाख साल से भी ज्यादा वक्त के बाद हेवनली कोर्ट ने एक बार फिर पूरा रैंक 9 फेट गु हासिल कर लिया है। स्वूश। अगले हाईपैल, हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स खुशी से चिल्ला उठे। कुछ एक्साइटमेंट से लाल हो गए थे, कुछ रो पड़े, और कुछ पूरे सुकून के साथ दम तोड़ गए। हेवनली कोर्ट का मराल एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच गया, जबकि लॉन्जेविटी हेवन के बिंग साई चुवान और दूसरे लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे और वो तेजी से पीछे हट रहे थे। खेल खत्म हो चुका था। फ्लैट वो कुछ नहीं कर सकते थे। लॉन्जेविटी हेवन हेवनली कोर्ट पर हमला करने में डिसाइसिव था और पीछे हटने में भी डिसाइसिव था। 30 लाख साल से भी पहले सेंट्रल कॉन्टिनेंट, ची ब्रेथ पीक। ये छोटी कोई पहाड़ नहीं थी, या ज्यादा सही कहें तो ये सिर्फ एक पहाड़ की चोटी थी। इस चोटी में की पाथ डाउ मार्क्स की घनी मात्र थी। ये बेहद मिस्टिकल थी। ये छोटी एक इंसान की सांस की तरह हवा अंदर बाहर कर सकती थी। हर कुछ दशकों या सदियों में ये उड़कर दूसरी जगहों पर चली जाती,
अलग अलग हवा में सांस लेती और फिर ये सिलसिला जारी रखती। ची ब्रेथ पीक्स बहुत कम द ज्यादातर के मालिक द और इस ची ब्रेथ पीक का भी एक मालिक था। उसका मालिक प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक रैंक 7 गु इमॉर्टल था। गु इमॉर्टल प्राइमोडियल ओरिजिन ची ब्रेथ पीक में कल्टीवेशन कर रहा था। ची ब्रेथ पीक की अलग अलग तरह की में सांस लेने की काबिलियत का इस्तेमाल करके की पात के राज समझ रहा था। इस दिन उसने एक गुप्त गुफा में धीरे से अपनी अण खोली। एक मोर्टल गु मास्टर उसके की ब्रेथ पीक में घुस आया था। वो थोड़ा हैरान हुआ। वो एक ऐसा इंसान था जो पूरी तरह से कल्टीवेशन पर कॉन्सेंट्रेट करता था। वो आज़ाद और बेफिक्र था। वो सिर्फ ग्रेट डाओ को समझना चाहता था और बाहरी मामलों से परेशान नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने न सिर्फ की ब्रेथ पीक पर बल्कि आसपास के पहाड़ों पर भी कई इंतजाम कर रखे थे। मॉर्टल गु मास्टर्स की तो बात ही छोड़ दो, अगर कई गु इमॉर्टल्स भी यहां आते तो शायद वो उसका पता ना लगा पाते। शायद वो इस मिस्टिकल ची ब्रेथ पीक को नजरअंदाज भी कर देते। एक मोर्टल गु मास्टर आज सच में घुस आया। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। प्राइमोडियल ओरिजिन को दिलचस्पी महसूस हुई और वो अस गु मास्टर के सामने प्रकट हो गया। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही अस मॉर्टल गु मास्टर ने सर झुककर प्रणाम किया। गु मास्टर यूजी, इमॉर्टल प्राइमोडियल ओरिजिन को प्रणाम करता है। ओ, तुम मेरा नाम भी जानते हो? बोलो, किसने तुम्हें हिदायत दी और मेरी रुकावटों को सिर्फ एक गु मास्टर की काबिलियत से पार करने में तुम्हारी मदद की? प्राइमोडियल ओरिजिन फौरन गंभीर हो गया। एक मोर्टल गु मास्टर के पास ऐसी काबिलियत कैसे हो सकती थी? उस पक्का यकीन था कि जरूर कोई गु इमॉर्टल अस गु मास्टर की मदद कर रहा था। लेकिन गु मास्टर यूजी ने अपना सर हिलाया। इमॉर्टल प्राइमोडियल ओरिजिन, मुझे किसी गु इमॉर्टल की मदद नहीं मिली, बल्कि मैंने फेट गु के मार्गदर्शन पर भरोसा किया। फेट गु? HMPH, बकवास मत करो। ये गु एक रैंक 9 गु है। यह रॉकमैन इंपीरियल कोर्ट में महफूज है और साल भर कई रैंक 8 रॉकमैन गु इमॉर्टल्स इसकी निगरानी करते हैं। तुम? प्राइमोडियल ओरिजिन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसकी इल्म अचानक फैल गई। मॉर्टल गु मास्टर यूजी ने अपने दोनों हाथों से एक गु कीड़ा पेश किया। रैंक 9 और छलक रहा था। यह फेट गु के अलावा और क्या हो सकता था? प्राइमोडियल ओरिजिन पल भर में हैरान रह गया। उसका शांत दिल बुरी तरह से बेचैन हो गया। उसने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया। यूजी, उठो, तुमने ये फेट गु कैसे चुराया और इतनी दूर से इस गु को यहां कैसे लाए? और तुमने कहा कि तुम्हें फेट गु का मार्गदर्शन मिला? लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, कोई भी गु इमॉर्टल फेट गु का इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ हेवनली डाओ इस गु का इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हारे पास फेट गु इस्तेमाल करने की काबिलियत कैसे हो सकती है? यूजी ने तफसील से बताया। मेन रॉकमैन कबीले के पहले सुप्रीम एल्डर के लड़के पोते का गुलाम हूं। मैं मास्टर की जगह चुपके से रॉकमैन सेक्रेड हॉल को साफ करने और फेट गु के आसपास की सफाई बनाए रखने का काम करता था। मुझे याद नहीं कौन सा दिन था, लेकिन मुझे पता चला कि जब तक मैं फेट गु के पास रहता हूं, मैं किस्मत के इंतजाम और हर जीव के जीवन के रास्ते को महसूस कर सकता हूं। मुझे इस तरह से फेट गु का मार्गदर्शन मिला और मैंने भविष्य की कई घटनाओं के बारे में जाना और अपने मिशन को भी समझा। बाद में जब फेदमन गु इमॉर्टल्स रॉकमैन सेक्रेड हॉल में घुसे और पकड़े गए, तो मैंने अफरा तफरी के बीच फेट गु को उठा लिया। मेन रॉकमैन सेक्रेड हॉल में एक छुपे हुए रास्ते से भाग निकला। मेरे पास फेट गु था, लेकिन उसने अपनी मर्जी से अपने ऑरा को काबू में रखा। हालांकि मेरे सफर में कई खतरे थे, चाहे वो गु इमॉर्टल्स हो या मुझे रोकने वाले कोई तरीके। मुझे फेट गु की भविष्यवाणियों से तैयारी करने और सफलता से बचने के लिए काफी वक्त मिल गया। इसलिए मेरे सफर में खतरनाक हालत तो आई, लेकिन कभी जानलेवा नहीं, और आखिरकार मैं यहां तक पहुंच गया। ये सब सुनने के बाद प्राइमोडियल ओरिजिन खुद को गु मास्टर यूजी को आदर से देखने से रोक ना सका। यूजी ने हल्के से कहा, लेकिन उसके जख्मों को देखकर साफ था कि उसने इस सफर में बहुत सी मुश्किलों और तकलीफों का सामना किया था। तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है, भले ही तुम्हारे पास फेट गु की मदद थी। ये तुम्हारी हिम्मत और प्लानिंग है जिसकी वजह से तुमने एक मोर्टल गु मास्टर होते हुए ये सब हासिल किया। प्राइमोडियल ओरिजिन ने तारीफ की। उसका चेहरा नर्म हो गया। उसने फिर पूछा, तो तुमने फेट गु क्यों चुराया और इतनी दूर इसे मेरे पास लाने के लिए सफर किया? यूजी ने कहा, मैंने फेट गु नहीं चुराया, बल्कि फेट गु खुद आपके पास आना चाहता था। लॉर्ड इमॉर्टल, आप फेट गु के मालिक हैं। मैंने ये फेट गु के जरिए पहले ही देख लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं लॉर्ड इमॉर्टल, आपको ये खुद अनुभव करना चाहिए। यूजी ने फिर अपना सर झुकाया और अपने हाथ उठाकर फेट गु को प्राइमोडियल ओरिजिन को पेश कर दिया। प्राइमोडियल ओरिजिन को पूरी तरह से यकीन नहीं था,
लेकिन जैसे ही उसने फेट गू को पकड़ा, उसकी एनी के सामने अनेकों तस्वीरें चमक उठी और उसके दिमाग में अनंत जानकारी पहुंच गई। वो फौरन समझ गया, अब सब कुछ साफ था। तो ये यूजी नहीं था जो फेट गू का इस्तेमाल कर सकता था, बल्कि फेट गू ने खुद उस दुनिया के बदलाव और सभी प्राणियों के जीवन का रास्ता देखने दिया था। किस्मत के मुताबिक वेरिएंट ह्यूमन रेसेस, जो 5 रीजन्स पर हावी रहे हैं, उनका पतन होगा। इंसानियत उनकी जगह लेगी और दुनिया की नेता बनेगी। हम हर वेरिएंट ह्यूमन रेस को कुचल देंगे और दुनिया के नए बादशाह बनेंगे। इंसानियत ही सब पर राज करेगी। और मैं खुद, साथ ही येगू मास्टर यूजी, इंसान जाति के उत्थान का नेतृत्व करेंगे। हम वेरिएंट ह्यूमन एक्सपर्ट्स की चुनौतियों का सामना करने और हालत को काबू में करने के लिए महत्वपूर्ण किरदार होंगे। सब कुछ समझने के बाद प्राइमोर्डियल ओरिजिन हिल गया और खुश भी हुआ। वो खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि वो इंसान जाति का सदस्य था। हालांकि वो एक गू इमॉर्टल बन गया था, इंसानों का दर्जा बहुत नीचा था। ज्यादातर इंसान गुलाम द जिन्हें वेरिएंट ह्यूमंस बेवजह बेचते और खरीदते थे, उन्हें जलील किया जाता था और दबाया जाता था। सिर्फ इंसान मॉर्टल्स और गू मास्टर्स हाई नहीं, यहां तक कि इंसान गू इमॉर्टल्स का भी गू इमॉर्टल दुनिया में नीचा दर्जा था। कई इंसान गू इमॉर्टल्स तो वेरिएंट ह्यूमंस के गुलाम थे। प्राइमोर्डियल ओरिजिन जैसे आज़ादी से रहने वाले इंसान गू इमॉर्टल्स को किसी भी दिन कई वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स घेर सकते थे। अगर उनकी किस्मत खराब हुई और वो कैदी बन गए, तो वो वेरिएंट ह्यूमंस के गुलाम बन सकते थे। मैं सच में उनका विरोध करना चाहता था, लेकिन रैंक 7 गू इमॉर्टल बनने के बाद भी मैं कई वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स की लड़ाई की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए मैं लगातार कल्टिवेशन कर रहा था और एक ऐसा रास्ता बनाना चाहता था जो सिर्फ हम इंसानों का हो। ए फ्लैट जब फेट गू ने मुझे रास्ता दिखा दिया है, भविष्य हम इंसानों का है। मैं भविष्य में इंसान गू इमॉर्टल्स का नेता भी बनूंगा, मैं की पथ बनाऊंगा और इंसानियत को समृद्धि की ओर ले जाऊंगा। इंसानियत ही सब पर राज करेगी। ये स्वर्ग की इच्छा है। ये भविष्य का रुख है। ये लोगों के दिल की आवाज है। प्राइमोर्डियल ओरिजिन बेहद एक्साइटेड था जब वो फेट गू को पकड़े हुए जोर से हंसा। वो इतना खुश था कि आंसू निकल आए। यूजी भी खुशी से मुस्कुरा रहा था, आखिर वो भी एक इंसान था। इंसानियत को वेरिएंट ह्यूमन रेसेस के हाथों बहुत लंबे समय से दबाया और तकलीफ दी गई थी। एक लंबी सांस लेने के बाद प्राइमोर्डियल ओरिजिन ने अपनी भावनाओं को शांत किया और फेट गू को गहरी नजर से देखा। यूजी, तुम हमारी इंसान जाति के हीरो हो। एक महान हीरो। तुमने फेट गू मेरे पास लाया। भले ही हम इसे अपनी मर्जी से एक्टिवेट नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा परचम है जिसे हम उठा सकते हैं। मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं, मेरे दिमाग में पहले से हाई वेरिएंट ह्यूमंस का विरोध करने के ख्याल थे, लेकिन हम इंसान गू इमॉर्टल्स बहुत कम हैं। और इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि कई इंसान गू इमॉर्टल्स गुलाम हैं। उनके साथ कीड़े मकोड़ों जैसा सुलूक किया जाता है, जिनकी जरा भी इज्जत नहीं होती और वो भी अपने मालिक को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वेरिएंट ह्यूमंस के सामने कितने छोटे हैं। वो जानते हैं कि हम इंसान कितने कमजोर हैं। लेकिन अब इस फेट गू के साथ हम दुनिया को दिखा सकते हैं। हम हर इंसान गू इमॉर्टल को बता सकते हैं, भविष्य हमारा है, इंसानियत ही सब पर राज करेगी। फेट गू उनकी खोई हुई हिम्मत को वापस बुलाएगा, उनकी उम्मीद को जलाएगा और उनके अंदर विरोध करने की लड़ाई की भावना को भड़काएगा। इसके अलावा इसके जरिए हम सभी इंसानों को एकजुट कर सकते हैं। ये एक परचम है। ये इंसानियत के उत्थान और दुनिया पर राज करने का जंगी परचम है। चैप्टर 1742 फेट वैंक्विश हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर ड्यूक लॉन्ग ने हल्के से फेट गू को सहलाया। उसके चेहरे से चुपचाप आंसू बह रहे थे। फेट गू एक मकड़ी जैसा दिखता था, काले और सफेद रंग का। उसका ऑरा कमजोर था। उसके जिस्म पर एक लाल घाव था जो उस लगभग 2 टुकड़ों में काट रहा था। ये चोट रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने दी थी, लेकिन अब वो लाल घाव बिना किसी निशान के गायब हो गया था। पूरा का पूरा और सही सलामत फेट गू शांति से लेता हुआ था, जिससे एक जबरदस्त ऑरा निकल रहा था। जिंदगी या मौत किस्मत से तय होती है, कामयाबी या नाकामयाबी ऊपर वाले के हाथ में है। दुनिया की हर चीज अपने तयशुदा रास्ते पर चलती थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। यही किस्मत थी। फेट गू हेवनली कोर्ट में कई चीजों का प्रतीक था। फेट गू पर भरोसा करके उन्होंने लोगों के दिल बदले। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने इंसानियत को उठने में मदद की। उसने हेवनली कोर्ट की स्थापना की। फेट गू पर भरोसा करके स्टार कॉन्स्टलेशन ने इंतजाम किए और हेवनली कोर्ट ने 3 डेमन वेनरेबल्स का सामना किया। फेट गू पर भरोसा करके जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने पूर्वजों की इच्छाओं को आगे बढ़ाया और हेवनली कोर्ट दुनिया की नंबर 1 गू इमॉर्टल फोर्स की गड्डी पर कायम रहा।
फेट गु हेवनली कोर्ट के लिए सिर्फ एक रैंक 9 गु नहीं था, ये वो जज्बा और परचम था जो हमेशा हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स की अनेकों पीढ़ियों के दिलों में धड़कता रहा था। कितने सालों बाद ड्यूक लॉन्ग बड़बड़ाया। उसके दिल में उठती तूफानी लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। ड्यूक लॉन्ग का जिस्म अब जोश से कांप नहीं रहा था, जैसे कि उसके सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। हकीकत में उसे एक भारी बोझ से छुटकारा महसूस हो रहा था। ज्यादातर हेवनली कोर्ट गु इमॉर्टल्स से अलग, फेट गु को ठीक करना ड्यूक लॉन्ग के लिए कहीं ज्यादा गहरा मतलब रखता था, क्योंकि फेट गु को जख्मी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे गर्व करने लायक शागिर्द था। दूसरे शब्दों में, वो फेट गु को जख्मी करने वाले गुनाहगारों में से एक था। इन सालों में ड्यूक लॉन्ग इसके लिए खुद को दोषी ठहराता रहा। फेट गु को ठीक करने और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए उसने हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड एक्टिवेट करके अपनी जान की कुर्बानी देने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जब वो हाइबरनेशन में था तब भी वो बेचैन और डरा हुआ था। क्या मैं सच में फेट गु को ठीक करने में कामयाब हो पाऊंगा? मुझे इसे ठीक करने में कामयाब होना ही होगा, मुझे होना ही होगा। वरना मैं दूसरे ड्यूक्स का सामना कैसे करूंगा, मैं आम लोगों का सामना कैसे करूंगा, मेन हेवनली कोर्ट के आने वाली पीढ़ियों का सामना कैसे करूंगा, मैं पूरी इंसानियत का सामना कैसे करूंगा? ये आवाज ड्यूक लॉन्ग के दिमाग में हर दिन गूंजती रहती थी। और अब आखिरकार उसने ये कर दिखाया था। ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, ये मेरे सभी साथियों की कामयाबी है। हमारी सारी कुर्बानियां रंग लाए। ड्यूक लॉन्ग सुकून से मुस्कुराया। इस वक्त उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके ड्रैगन के सींग पहले ही टूट चुके थे, उसका पूरा जिस्म खून से नहाया हुआ था। उसके GHAAV बेहद संगीन था, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी जिंदगी अपने अंजाम पर थी। वो पूरी तरह से मरने वाला था, उसकी रूह का एक अंश भी पीछे नहीं छोड़ेगा। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भले ही ये उसका सबसे खुशनुमा पाल नहीं था, लेकिन ये यकीनन उसका सबसे आज़ाद और सुकून भरा पाल था। तो जाहिर है उस थकान महसूस हुई। थक गया था, बहुत ज्यादा थक गया था। उसका जिस्म और दिमाग दोनों थक चुके थे। अनसालों की अजियत और बोझ जो उसने उठाया था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। इस घमासान लड़ाई और उसके जख्मों ने उस बेहद थका दिया था। मैं सच में अच्छे से आराम करना चाहता हूं। ड्यूक लॉन्ग की सांसें धीमी हो गईं, उसकी ड्रैगन की एक समंदर जैसी थीं जिसमें बेहद पेचीदा और गहरी भावनाएं थीं। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे किया और फेट गु पर आखिरी नजर डाली, फिर धीरे से मुड़ गया। उसकी नजर हेवन ओवरसीइंग टावर से होती हुई पूरे बैटलफील्ड पर घूमी। हालांकि लड़ाई अभी भी जोरों पर थी, कैलेमिटी लक ऑल्टर पहले ही बहुत दूर जा चुका था। फ्लैट सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है, ये लड़ाई। ड्यूक लॉन्ग ने एक गहरी सांस ली और जोर से बोला। उसकी आवाज पूरे हेवनली कोर्ट में फैल गई। लॉन्जेविटी हेवन, तुम इतनी आसानी से जाना चाहते हो? ही, क्या तुम कुछ ज्यादा ही भोले नहीं हो? ड्यूक लॉन्ग ने हेवन ओवरसीइंग टावर को हवा में उड़ने का कंट्रोल किया। यह इमॉर्टल गु हाउस जो पूरी दुनिया में मशहूर था, अब एक असली रैंक 9 इमॉर्टल गु हाउस बन चुका था। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स की नजरों के नीचे हेवन ओवरसीइंग टावर से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी, जैसे कि बैटलफील्ड पर कोई देवता उतर आया हो। हेवन ओवरसीइंग टावर, हेवन ओवरसीइंग टावर। ये दुनिया की निगरानी करता था, स्वर्ग की इच्छा का पालन करता था और स्वर्ग के लिए न्याय कायम करता था। ये है असली हेवन ओवरसीइंग टावर। कितना वक्त हो गया, आखिरकार ये फिर से सामने आ गया। मैं सच में खुशकिस्मत हूं, मैं अपने आखिरी लम्हों में ऐसा नजारा देख सका। हेवनली कोर्ट के अनेकों गु इमॉर्टल्स की नजरें धुंधला गईं, उनमें से कई अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे, लेकिन उनके चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान थी। पीछे हटो। बिंग साई चुवान की आवाज इतनी तेज थी कि वो फट गई थी। यहां तक कि बहादुर लॉन्जेविटी हेवन भी इस वक्त डरा हुआ लग रहा था जब वो पीछे हट रहे थे। इसका कोई फायदा नहीं, ड्यूक लॉन्ग ने हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर से हल्के से कहा। उसकी सिकुड़ी हुई ईंट में गर्व की एक झलक थी। हेवन ओवरसीइंग टावर से अचानक एक तेज रोशनी निकली। इमॉर्टल किलर मूव, फेट वैंक्विश। रोशनी, हर तरफ रोशनी थी, सफेद रोशनी, हर दिशा से दुनिया को भर रही थी। ये एक असली रैंक 9 किलर मूव था। किस्मत का एक ऐसा वार जिससे बचा नहीं जा सकता था, चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए। अगर किस्मत चाहती है कि तुम हारो, तो तुम हारोगे ही, चाहे कुछ भी हो। ये एक अनिवार्य हमला था। रोशनी बिखरी, हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स सभी गर्व से बैटलफील्ड पर खड़े थे, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स के कई पुराने एक्सपर्ट्स हिले हुए या विश्वास न करते हुए दिख रहे थे। कुछ के चेहरों पर कड़वी मुस्कान थी जब वो रेजा रेजा हो रहे थे। रिवर ऑफ टाइम का साया भी धीरे धीरे गायब हो गया। कैलेमिटी लक ऑल्टर एक बेहद बर्बाद हालत में था,
जैसे एक आम झोपड़ी जो तूफान की चपेट में आ गई हो। कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर बिंग साई चुवान, बुल डेमन और 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर बुरी तरह से जख्मी थे और मुंह से खून की उल्टियां कर रहे थे। चलो, बिंग साई चुवान हौंफते हुए आधे टूट कैलेमिटी लक ऑल्टर को कंट्रोल कर रहा था। हवा में एक बार फिर पीली रोशनी चमकी। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा तैयार किया गया एक बैकअप प्लान था। इसने पीछे हटने के लिए एक रास्ता बना दिया। कैलेमिटी लक ऑल्टर सफलता से पीली रोशनी में दाखिल हो गया। जाना चाहते हो? कहां भाग कर जाओगे? हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स एक साथ आगे बढ़े। जल्दी निकलो। माओली क्यू ने अपने दांत पीसे। वो अपने मरते हुए जिस्म के साथ जबरदस्ती खड़ा हुआ और हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स को एक दृढ़ चेहरे के साथ रोका। सब लोग कृपया पीछे हट जाएं। ड्यूक लॉन्ग ने हुक्म जारी किया। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स हैरान थे। फेरी जी वे, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग? ड्यूक लॉन्ग ने आह भरी। हेवनली कोर्ट के लिए कुछ बुनियाद बचा कर रखो। इमॉर्टल्स चुप हो गए। हेवनली कोर्ट को इस लड़ाई में भयानक नुकसान हुआ था। ये सच में एक बहुत बड़ी आफत थी। इमॉर्टल गू की कमी के कारण कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को अपने जिस्मों से लॉन्जेविटी हेवन के हमलों को रोकना पड़ा। इस वजह से कईयों की कुर्बानी हो गई। हेवनली कोर्ट की हालत में इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की वजह से उनके पास कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स द लेकिन इमॉर्टल गू काफी नहीं थे। ड्यूक लॉन्ग को अभी भी याद था कि कैसे स्टार कॉन्स्टलेशन की विल प्रकट हुई थी और उसने खास तौर पर उस कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को हाइबरनेशन में रखने की हिदायत दी थी। इसके पीछे बेशक गहरी वजह थी, लेकिन इस लड़ाई में हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में बहुत सारे रैंक 8 गू इमॉर्टल्स जाग गए थे और उनमें से कईयों की कुर्बानी हो गई। ना सिर्फ हाइबरनेशन में कोई नए रैंक 8 गू इमॉर्टल्स नहीं थे, बल्कि इसके कारण उन्होंने कई मौजूदा को भी खो दिया। हालांकि फेट गू को सफलता से रिस्टोर कर लिया गया था, ड्यूक लॉन्ग इस वजह से अभी भी बेचैन महसूस कर रहा था। हेवनली कोर्ट ने अब रैंक 9 फेट गू को पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया है। मुझे मिलाकर कौन हमारा मुकाबला कर सकता है? भले ही ये एक रैंक 9 वेनरेबल मेथड हो, मेन हेवन ओवरसीइंग टावर का इस्तेमाल करके इसका मुकाबला कर सकता हूं। आप सब कृपया इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में वापस लौट जाएं। जरूरत पड़ने पर मैं आपको बुला लूंगा। ड्यूक लॉन्ग ने आग्रह किया। जब ऐसी बात है तो ठीक है। फेट गू और लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग के यहां होते हुए कौन सा दुश्मन हमें रोक सकता है? तो चलो वापस हाइबरनेशन में चलते हैं। ज्यादातर गू इमॉर्टल्स इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में लौट गए, लेकिन कुछ पीछे रह गए। ये लोग पहले से हाई ड्यूक लॉन्ग की तरह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उनके लिए फिर से हाइबरनेशन में जाने का कोई खास मतलब नहीं था। ड्यूक लॉन्ग ने फेरी जी वेई और दूसरों को बैटलफील्ड साफ करने और हेवनली कोर्ट की रक्षा करने के लिए पीछे छोड़ा, जबकि वो एक छोटी सी टीम को लेकर हेवन ओवरसीइंग टावर के साथ लॉन्जेविटी हेवन का पीछा करने निकल पड़ा। कैलेमिटी लक ऑल्टर लॉन्जेविटी हेवन की हारी हुई सेना को लेकर हेवनली कोर्ट से भाग निकला, लेकिन इससे क्या होता? उनकी स्पीड कभी भी हेवन ओवरसीइंग टावर के बराबर नहीं हो सकती थी, और इसके अलावा वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में थे। ड्यूक लॉन्ग इन लोगों को रोकना चाहता था, चाहे उन्हें मारना हो या कैदी बनाना। दोनों हाई हेवनली कोर्ट की शान और ताकत को दिखाएगा और दूसरे चारों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को हेवनली कोर्ट से पंगा लेने की कीमत समझाएगा। क्या लॉन्जेविटी हेवन हार कर पीछे हट रहा है? हेवनली कोर्ट ने फेट गू को पूरी तरह से ठीक कर लिया है? साई, ये लड़ाई हम हार चुके हैं, चलो पीछे हटें। भागो। फेट गू के साथ हेवन ओवरसीइंग टावर इस वक्त दुनिया का नंबर 1 इमॉर्टल गू हाउस है। चाहे ड्यूक लॉन्ग हो या हेवन ओवरसीइंग टावर, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये खबर मिलते ही इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड में लड़ाई की स्थिति फौरन पूरी तरह से बदल गई। सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स ने पीछे हटने का इरादा कर लिया था, यहां तक कि फैंग युआन भी वही सोच रहा था। यूज इस बात का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। सिवाय वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगले हाईपाल उसने बर्बाद कैलेमिटी लक ऑल्टर को आते देखा और साथ हाई हेवनली कोर्ट की सेना उनका पीछा कर रही थी। किसी वजह से जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने लॉन्जेविटी हेवन के लिए पीछे हटने का रास्ता हेरी फुट माउंटेन के ऊपर बनाया था और ये किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। अच्छा है, तो मैं तुम सबको एक साथ ही निपटा दूंगा। ड्यूक लॉन्ग जोर से हंसा। चैप्टर 1743 आखिरी मौका। फ्लैट पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है। सब लोग हेवनली कोर्ट पर पलटवार करने के लिए एक साथ आओ। उन्होंने एक बार फेट वैंक्विश इस्तेमाल कर लिया है, वो थोड़ी देर तक दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये हमारा आखिरी मौका है। बिंग साई श्वान चिल्लाया। गू इमॉर्टल्स ने फौरन रिएक्ट किया और दांत पीसते हुए आगे बढ़े। बिंग साई चुवान सही था, हेवन ओवरसीइंग टावर बेहद तेज था, वो भाग नहीं पाएंगे।
जाहिर है, ऐसा नहीं था कि कुछ ने दूसरे गू इमोर्टल्स को वक्त खरीदने के लिए इस्तेमाल करके खुद भागने का नहीं सोचा। लेकिन जरूरी बात यह थी कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था, जबकि वो ऐप सेंट्रल कॉन्टिनेंट के काफी अंडर द, भले ही वो अलग अलग दिशाओं में भागते, हेवन ओवरसीइंग टावर के पास उन सबको खत्म करने के लिए काफी वक्त था। हर सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स इमोर्टल एक निराशाजनक स्थिति में था और सिर्फ रुक कर लड़ सकता था। इस लड़ाई ने आसपास के सभी माहौल को अंधेरे और उदासी में बदल दिया। नॉर्दर्न प्लेन्स और साउदर्न बॉर्डर के इमोर्टल्स जानते थे कि उनकी हालत कितनी खतरनाक है। उनमें से किसी ने भी पीछे हटकर अपनी पूरी ताकत से लड़ाई नहीं की। हेवनली कोर्ट की पीछा करने वाली टीम जबरदस्त जोश के साथ आई थी, लेकिन सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स की गठबंधन सेना से टकराने के बाद उनके पलटवार का सामना करते हुए वो उल्टा कमजोर पड़ गए। फेरी जीवे, क्या फेट गू के ठीक होने की खबर दुनिया को बता दी गई है? ड्यूक लॉन्ग हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर बैठा फेरी जीवे से कांटेक्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद फेरी जीवे ने जवाब दिया, खबर ट्रेजर येलो हेवन में पहले ही फैला दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, आपकी मौजूदा लड़ाई के सीन्स ह्यूमन पाथ मेथड्स के जरिए हर जगह ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं। जबकि रैंक 9 फेट गू पूरी तरह से ठीक हो गया था, हेवनली कोर्ट जाहिर है इस खबर को पब्लिसाइज करने वाला था ताकि अपनी तरफ का मोराल बढ़ा सके और अपने दुश्मनों को डरा सके। इससे हेवनली कोर्ट लोगों का सपोर्ट हासिल कर सकता था, यहां तक कि अनगू इमोर्टल्स को भी सीधे पीछे हटने के लिए माना सकता था, जो अभी भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में गड़बड़ कर रहे थे और रिसोर्सेज लूट रहे थे। ड्यूक लॉन्ग का पिछला हुक्म सिर्फ फेट गू की खबर फैलाने का था, लेकिन फेरी जीवे ने एक कदम आगे बढ़कर इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। एक पाल में अनेकों मॉर्टल्स, गू मास्टर्स और गू इमोर्टल्स को लड़ाई के बारे में पता चल गया। हेवनली कोर्ट के इस कदम ने उनके जीतने के कॉन्फिडेंस को दिखाया। यह भी काफी साफ था कि हेवनली कोर्ट, जिसके पास रैंक 9 फेट गू था, बैटलफील्ड पर भारी पड़ रहा था। फेरी जीवे इस मौके का फायदा उठाकर हेवनली कोर्ट की लड़ाई की ताकत दिखाना चाहती थी, सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स के इन सभी एलीट्स को एक झटके में पकड़कर सेंट्रल कॉन्टिनेंट और हेवनली कोर्ट की इज्जत को एक ऑल टाइम पीक पर पहुंचाने के लिए। ड्यूक लॉन्ग फेरी जीवे के विचारों को समझ गया, लेकिन उसने हल्के से माथा सिकोड़ा। ये साउदर्न और नॉर्दर्न इमोर्टल्स एक खतरनाक स्थिति में हैं। वो घिरे हुए जानवरों की तरह हैं जिनके पास मरने वाले सिपाहियों की इच्छा शक्ति है, इस वजह से हमारी तरफ कमजोर पड़ गई है। हालांकि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। ड्यूक लॉन्ग फेरी जीवे के गहरे इरादों को समझ गया, भले ही ये थोड़ा अचानक था, लेकिन जबकि उसने ये कर ही दिया था, यूज एक्टिवली कोऑपरेट करना पड़ा। उन्हें हेवनली कोर्ट की ताकत को सबसे बड़े पैमाने पर दिखाना था। ये न सिर्फ फेट गू के सफल रेस्टोरेशन की खबर का ऐलान करेगा, बल्कि ऐसी शक्तिशाली ताकत भी दिखाएगा जो दूसरों को डर से कांपने पर मजबूर कर दे और हेवनली कोर्ट का विरोध करने की हिम्मत न करे। दूसरे 4 रीजन्स ने इस रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में दखल दिया था। उन्होंने सेंट्रल कॉन्टिनेंट में तबाही मचाई और कल्टिवेशन रिसोर्सेज लूटे, जिससे हेवनली कोर्ट की इज्जत को काफी नुकसान पहुंचा। ए फ्लैट, अपनी इज्जत को फिर से बढ़ाने के लिए हेवनली कोर्ट को इन सभी साउदर्न और नॉर्दर्न इमोर्टल्स से निपटकर अपनी पूरी ताकत दिखानी थी। वो लोगों का समर्थन हासिल करेंगे और दूसरे 4 रीजन्स को उन्हें फिर से नाराज करने से डराएंगे। फेट वैंक्विश बेशक सबसे अच्छा विकल्प था। ये एक रैंक 9 किलर मूव था, और क्योंकि फेट गू पूरी तरह से ठीक हो गया था, उसकी शक्ति और भी डरावनी और एब्सोल्यूट थी। लेकिन फेट वैंक्विश को बार बार एक्टिवेट नहीं किया जा सकता था और इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कुछ वक्त की जरूरत थी। लगता है मुझे खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा, वरना इस लड़ाई के हर जगह ब्रॉडकास्ट होने और हेवनली कोर्ट के इमोर्टल्स के दबे होने से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगेगा। ड्यूक लॉन्ग ने कई गू इमोर्टल्स को हेवन ओवरसीइंग टावर का कंट्रोल लेने का इंतजाम किया, जबकि वो खुद बाहर आ गया। ड्यूक लॉन्ग बाहर आ गया है, उससे बेहद सावधान रहना। बिंगसाई चुवान ड्यूक लॉन्ग की डरावनी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने जल्दी से दूसरों को याद दिलाया, हम एक साथ हमला करेंगे। याओ हुवैंग चिल्लाया। फैंग युआन और दूसरों ने जल्दी से जवाब दिया। क्ले जे, ड्रिपिंग विंड, टाइनी बैम्बू बिल्डिंग और दूसरे इमोर्टल गू हाउसेज ने इन रैंक 8 गू इमोर्टल्स की रक्षा की। ड्यूक लॉन्ग जैसे ही बाहर आया, वो फैंग युआन और बाकी सबके जॉइंट अटैक से घिर गया। कई रैंक 8 किलर मूव्स इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने अपनी ताकत से दुनिया को हिला दिया। सावधान कमीन, बचो उससे। पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में, खासकर 10 महान पुराने सेक्ट्स में, बड़ी संख्या में गू इमोर्टल्स शौक में चिल्ला उठे। उन्होंने वीडियो सीन्स के जरिए ड्यूक लॉन्ग को घिरा हुआ देखा। वो चिंतित और गुस्से में थे। बम बम बम, जोरदार धमाके बार बार गूंजते रहे, जिससे हर तरफ धूल के बादल उठ गए। धूल के बादलों के अंदर
ड्यूक लॉन्ग का विशाल जिस्म, हालांकि, अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसके जिस्म के चारों तरफ के 9 फैंटम ड्रैगन्स ने अपने मुंह खोले और तेज हवा फूंकी, जिससे फौरन धूल के बादल छत गए। ड्यूक लॉन्ग अभी भी उसी जगह पर एक शांत चेहरे के साथ मंडरा रहा था। उसकी ड्रैगन की ईद ने बेपरवाही से अपने चारों तरफ देखा। इन बचकाने ट्रिक से मेरी खुजली मिटाने की कोशिश कर रहे हो क्या? ताकतवर, बहुत ताकतवर। याओ हुआंग और बाकी सब जिन्होंने पहली बार ड्यूक लॉन्ग से लड़ाई की थी, उनका दिल हिल गया, इसके बावजूद कि उन्हें हेवनली कोर्ट की लड़ाई के बारे में फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। बिंगसाई चुवान ने अपने दांत पीसे, उसकी ईद थोड़ी धुंधली थी, वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हमारे पास अब 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन नहीं है, हम सिर्फ आधे टूट कैलेमिटी लक ऑल्टर के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं क्या करूं? इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन। इमॉर्टल किलर मूव, सेंटिपीड स्कार। फैंग युआन और हेवनली लॉर्ड बाइजू ने एक हाई समय में अपने किलर मूव्स छोड़ दिए। एक तरफ तलवार की की ने तबाही मचा दी और भूत ड्रैगन्स ने आसमान भर दिया, दूसरी तरफ अनेकों भौर रंग के कण खजूरे उड़ रहे थे, जो कभी भ्रम लगते थे और कभी असली। दोनों किलर मूव्स ने ड्यूक लॉन्ग को हर तरफ से डुबो दिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में अनेकों दर्शकों ने शौक में चीख मारी, ड्यूक लॉन्ग के लिए चिंतित महसूस कर रहे थे। ड्रैगन्स और कण खजूरों के समंदर के बीच से ड्यूक लॉन्ग की बेफिक्रा आवाज सुनाई दी, अच्छे मूव्स हैं, लेकिन ये काफी नहीं हैं। इमॉर्टल किलर मूव, ची करंट सिजर्स। बूम! एक बड़ा धमाका हुआ जिसने ड्रैगन्स और कण खजूरों के समंदर में एक डरावनी लहर उठा दी। ची करंट सिजर्स हर तरफ उड़े, ड्रैगन्स को कागज की तरह काट रहे थे। कण खजूरों की हालत और भी खराब थी, उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया गया जो हवा में बिखर गए। ड्यूक लॉन्ग को महफूज देखकर पूरा सेंट्रल कॉन्टिनेंट खुश हो गया। मां, वो ड्रैगन सींग वाला इंसान हमारे सेंट्रल कॉन्टिनेंट का इमोर्टल है? ड्यूक लॉन्ग, वो लेजेंडरी रेड लोटस डेमन वेनरेबल का मास्टर है। उसके पास इतनी जबरदस्त ताकत है। हेवनली कोर्ट ने अपना काम शुरू कर दिया है, मेरे लिए पीछे हटना ही बेहतर है। मैंने पहले ही बहुत से रिसोर्सेज लूट लिए हैं, मुझे कुछ भी डिसाइड करने से पहले यहां से निकल जाना चाहिए। जैसा कि ड्यूक लॉन्ग और फेरी जी वे ने अनुमान लगाया था, हमला करने वाले गु इमॉर्टल्स ने पीछे हटना शुरू कर दिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का मराल लगातार बढ़ता गया, सबके दिल एक साथ मिल गए थे। हमारी एट्रिशन बैटल टैक्टिक पूरी तरह से बेकार थी। हेवनली लॉर्ड बाइजू का चेहरा राख जैसा हो गया था। ए फ्लैट, मेरी बारी है, ड्यूक लॉन्ग ने हल्के से कहा। ड्रैगन शेप्ड की अचानक चमकी और वो यूएस जगह से गायब हो गया। कितनी तेज! वो कहाँ गया? यी हाउ फैंग के दिमाग ने अचानक तेज चेतावनी के संकेत दिए, उसने जल्दी से अपना सर उठाया और ड्यूक लॉन्ग को अपने ऊपर देखा। ड्रैगन के पंजे नीचे आए, यी हाउ फैंग के पास सिर्फ उन्हें रोकने के लिए अपने हाथ उठाने का वक्त था। बूम! यी हाउ फैंग को 500 फीट की ऊंचाई से नीचे पटक दिया गया, उसने जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बना दिया। ग यी हाउ फैंग का चेहरा डर से भरा हुआ था जब उसने मुंह से खून की उल्टी की। अभी के हमले ने न सिर्फ उसकी रक्षा तोड़ी थी, बल्कि उस भारी चोट भी पहुंचाई थी। ड्रैगन शेप्ड की चमकी और ड्यूक लॉन्ग एक बार फिर यी हाउ फैंग के सामने प्रकट हो गया। लेकिन फौरन बाद 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर और चीकू यू ड्यूक लॉन्ग के बाएं और दाएं प्रकट हो गए। हालांकि वो ड्यूक लॉन्ग की छवि नहीं देख सकते थे और उसकी गाती के साथ नहीं चल सकते थे, उनके पास लड़ाई का भरपूर अनुभव था और उन्होंने हिसाब लगाया था कि ड्यूक लॉन्ग यी हाउ फैंग पर हमला करना जारी रखेगा। आखिर, जैसा कि कहावत है, एक आदमी की 10 उंगलियों को जख्मी करना उतना अपाहिज नहीं होता जितना एक को काट देना। ड्यूक लॉन्ग, तुम जाल में फंस गए, तुम यहां फंसे रह सकते हो। डू महान फॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल्स, एक साउदर्न और एक नॉर्दर्न, ने फौरन एक फॉर्मेशन बना दिया। एक छोटा सा फॉर्मेशन मुझे फंसाने की हिम्मत करता है? ड्यूक लॉन्ग ने नाक सिकोड़ी, उसके बड़े जिस्म ने अपनी ताकत निकालते हुए हिला दिया। फॉर्मेशन शीशे की तरह टूट गया। चीकू यू और 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर दोनों ने पलटवार से एक दबी हुई आह भरी। लेकिन ड्यूक लॉन्ग भी एक पाल के लिए रुक गया और यी हाउ फैंग को मारने का मौका खो दिया। यी हाउ फैंग पहले ही गड्ढे से निकल चुका था और अंदर से ठंडा महसूस करते हुए खुद को ठीक कर रहा था। ड्यूक लॉन्ग की ताकत कल्पना से परे थी। यी हाउ फैंग सदर्न बॉर्डर के वर्तमान युग का एक प्रसिद्ध रैंक 8 एक्सपर्ट था, यूज ड्यूक लॉन्ग ने लगभग 3 चालों में ही मार दिया था। ऐसी ताकत शायद सिर्फ एक वेनरेबल हाई यूज दबा सकता है। चाहे रक्षा हो, हमला हो या मूवमेंट, ड्यूक लॉन्ग हर पहलू में बेहतर है। भले ही हम यूज घेर लें, वो आसानी से पलटवार कर सकता है। ऐसे इंसान को कौन रोक सकता है?
सभी साउदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स डर से कांप रहे थे और कई तो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। ड्यूक लॉन्ग को रोका नहीं जा सकता था, ये तो कुछ भी नहीं था, अभी भी रैंक 9 हेवन ओवरसीइंग टावर था जिसमें पूरा फेट गू था। उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे कि इमॉर्टल्स के शंकाओं का जवाब देते हुए गड़गड़ाहट की आवाजें फैली और जमीन फटने लगी। एक विशाल दरार पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। बूम! अगले हाइपाल, जमीन फट गई और अनंत मिट्टी और पत्थर एक काले सुनामी की तरह बाहर उड़े। एक विशाल ड्रैगन जो एक पहाड़ के आकार का था, दरार से बाहर उड़ा। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला, उसका मुंह टेढ़े मधे दांतों से भरा था जो भालों की तरह तेज थे और लोगों को डर महसूस करा रहे थे। ड्यूक लॉन्ग, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, विशाल ड्रैगन ने दहाड़ मारी। लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट, दी ज़ैंग शेंग। ड्यूक लॉन्ग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव चमका जब उसने नाक सिकोड़ी और बिना बचे सीधे हमला कर दिया। एक इमोर्टल और एक जानवर ने लड़ाई शुरू कर दी लेकिन उनकी लड़ाई बराबरी पर थी। दी ज़ैंग शेंग इतना ताकतवर कब से हो गया? हेवनली कॉर्ट के गू इमॉर्टल्स हैरान थे। पांचों रीजन्स एक हो रहे हैं और धरती की नसें जुड़ रही हैं। इस बड़ी लड़ाई में अनेकों जानें कुर्बान हुई जिससे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इन सब चीजों ने दी ज़ैंग शेंग की ताकत को तेजी से बढ़ा दिया है। लेकिन क्या दी ज़ैंग शेंग हिडन ड्रैगन केव में फंसा नहीं था? वो अचानक यहां कैसे प्रकट हो सकता है? इमॉर्टल्स हैरान और परेशान थे, लेकिन वो सब जानते थे कि यूएस समय ड्यूक लॉन्ग ने खुद दी ज़ैंग शेंग को दबाया था, इसलिए दी ज़ैंग शेंग का ड्यूक लॉन्ग से खुद परेशानी ढूंढने आना भी स्वाभाविक था। जैसा कि ड्यूक लॉन्ग ने हेवनली कोर्ट में कहा था, दी ज़ैंग शेंग की लड़ाई की ताकत बढ़कर ड्यूक लॉन्ग के बराबर हो जाएगी। अगर इससे सही से नहीं निपटा गया तो दी ज़ैंग शेंग वर्तमान दुनिया का सबसे ताकतवर लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट बन जाएगा। ये कमाल है, सच में, हर मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता होता है। चलो इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से पीछे हटें। हम पीछे नहीं हट सकते, फैंग युआन ने हलांकी चिल्लाया। ये हमला करने का सबसे सही मौका है। घमंडी ड्यूक लॉन्ग दी ज़ैंग शेंग से उलझा हुआ है। ए फ्लैट, हम हेवन ओवरसीइंग टावर जाकर फेट गू को तबाह कर सकते हैं। ये कहते हुए फैंग युआन ने हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ हमला करने में पहल की। बिंग साई चुआन ने सबसे पहले रिएक्ट किया। उसने नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स को बुलाया और ठीक पीछे हो लिया। सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स भी जोश में आ गए और एक पाल बाद गुस्से से हमला कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ड्यूक लॉन्ग चिंतित था लेकिन दी ज़ैंग शेंग ने यूज मजबूती से पकड़ रखा था। वो सिर्फ फैंग युआन और बाकी सबको आगे बढ़ते हुए देख सकता था। चैप्टर 1744, सबकी नजर सेंट्रल कॉन्टिनेंट, थंडर पीक माउंटेन रेंज। बूम! एक जोरदार धमाका कैली तक गूंजा। 3 गू इमॉर्टल्स एक लड़ाई के बीच में थे। इलेक्ट्रोलिटिक आयन स्टाफ्लावर को छोड़ दो, वरना भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम दोनों को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल मी लैन गुआंग ने गुस्से से चिल्लाया। उसके 2 दुश्मन थे। एक आधे उम्र का आदमी था जो विद्वान के कपड़ों में बड़ी आस्तीनों के साथ था, दूसरा एक छोटे कद का नौजवान था जो काफी अयाश दिखता था। पहला एक ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल था, ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल। उसके पास रैंक 7 कल्टिवेशन थी और वो इन्फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करता था। दूसरा एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल था, रैंक 6 जियान यी शेंग। ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल ने माथा सिकोड़ा, उसकी ईर में गुस्सा छिपा था और उसके लहजे में चिढ़ थी। मी लैन गुआंग, तुम सिर्फ एक इलेक्ट्रोलिटिक आयन स्टारफ्लावर के लिए इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन पाथ और लाइटनिंग पाथ इमॉर्टल मटेरियल तुमने खुद उगाया है और ये ऐसी चीज है जो पहले कभी नहीं दिखी। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई और क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह इन्फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करता हूँ, मैंने रिसर्च के लिए एक फूल चुरा लिया। मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊंगा, अगर तुम एक रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल के लिए मेरा पीछा करते रहे तो मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। मैं तुम्हें एहसास करा दूंगा कि ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स को इतनी आसानी से बुली नहीं किया जा सकता। जियान यी शेंग ने फौरन चापलूसी करते हुए कहा, सीनियर ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। हमें इस मी लैन गुआंग से पहले ही छुटकारा पा लेना चाहिए था, वरना अगर हम उस अपने पीछे लगा रहने देंगे तो हम कोई भी सौदा नहीं कर पाएंगे। मौजूदा हालत एक बेहद नायाब मौका है। ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल ने जियान यी शेंग पर एक नज़र डाली और सर हिलाया। मुझे लगता है हमें ये करना ही पड़ेगा। हालांकि ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल के पास रैंक 7 कल्टिवेशन थी और जियान यी शेंग के पास सिर्फ रैंक 6, लेकिन वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट का एक जाना माना आज़ाद इमॉर्टल था। वो किलर मूव, स्वॉर्ड एस्केप में माहिर था और बेहद तेजी से हरकत कर सकता था। वो जानकार था और स्थानीय इलाकों से वाकिफ था।
ये इसलिए था क्योंकि उसने ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल को मी लैन ग्वांग के खजाने के बारे में बताया था। तभी ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल को इलेक्ट्रोलिटिक आयन स्टार फ्लोवर जैसे खास रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल के बारे में पता चला। ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल इन्फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करता था, इसलिए उस बहुत दिलचस्पी थी। वो जियान यीशेंग के साथ गया और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक इलेक्ट्रोलिटिक आयन स्टार फ्लावर चुरा लिया। लेकिन इस प्रोसेस में यूज मी लैन ग्वांग ने देख लिया। ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल की हरकत पकड़ी गई। वो मजबूरन एक कमजोर रुख दिखाने लगा और हमला नहीं करना चाहता था, इसलिए मी लैन ग्वांग उसका पीछा करता रहा। मी लैन ग्वांग ने ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल को देखा और फिर जियन यीशेंग को देखा। ठंडी हंसी हेस्ट हुए, तो ऐसी बात थी। आगे उसने कुछ ऐसा कहा जिससे ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल हैरान रह गया। ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल, भले ही तुम एक ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल हो और एक मशहूर इन्फॉर्मेशन पाथ एक्सपर्ट भी हो जिसका नाम मैंने बहुत पहले सुना है, तुम्हें जियन यीशेंग ने धोखा दिया है। मेरी घाटी में 13 इलेक्ट्रोलिटिक आयन स्टार फ्लावर्स तुमने एक चुराया और जियन यीशेंग ने 3 तोड़े, लेकिन बाकी उसने स्वॉर्ड पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके तबाह कर दिए। क्या? जियान यीशेंग हंसा। मी लैन ग्वांग, क्या तुम्हारा फूट डालने का तरीका कुछ ज्यादा ही खराब नहीं है? लेकिन अगले हाई पैल ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल उसकी तरफ घूर कर बोला, जियन यीशेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियान यीशेंग का दिल फौरन एक बीट स्किप कर गया। अच्छा नहीं हुआ, ये दोनों हाई इन्फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल्स हैं, मैं उनकी गुप्त बातचीत को महसूस नहीं कर सकता। हो सकता है ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल को पहले ही सबूत मिल गया हो। जियान यीशेंग दृढ़ था, जबकि वो ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल को और बेवकूफ नहीं बना सकता था। उसने एक विलनस हंसी हंसी और उसका जिस्म एक तलवार में बदल कर भाग गया। ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल और मी लैन ग्वांग दोनों हैरान रह गए। यह जियान यीशेंग पहले हाई रैंक 7 में एडवांस हो चुका है। क्या ये उसकी असली स्पीड है? इतनी तेज? ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल हैरान और गुस्से में था। यूज जियान यीशेंग ने धोखा दिया था और अपने औजार की तरह इस्तेमाल किया था। ए फ्लैट, जियान यीशेंग ने उससे ज्यादा फायदा उठा लिया था और यूज मी लैन ग्वांग को रोकने के लिए भी छोड़ दिया था। ब्रदर मी, मैं फौरन वो इलेक्ट्रोलिटिक आयन स्टार फ्लावर तुम्हें वापस कर दूंगा। चिंता मत करो, मैंने यूज उसकी जड़ों के साथ खोदा है, तुम्हारे लिए उस दोबारा लगाना आसान होगा। इसके अलावा मैं तुम्हें बराबर कीमत के रिसोर्सेस से मुआवजा भी दूंगा। ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल ने एक गहरी सांस ली और फिर गंभीरता से कहा। मी लैन ग्वांग कुछ बड़बड़ाया और फिर अपनी भौहें उठाई। तुम्हारी शर्त क्या है? ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल ने नाक सिकोड़ी। हम जियन यीशेंग से निपटने के लिए गठबंधन करेंगे। वो सच में जियन यीशेंग से नफरत करता था। मी लैन ग्वांग भी वैसा ही था। उसने एक साफ मुस्कान दी और अपने हाथ बढ़ाए। आपके साथ काम करना मेरा सौभाग्य है, ईस्टर्न सी के दोस्त। दोनों ने फौरन एक समझौता किया और जियन यीशेंग का पीछा करने लगे। उन्हें गुस्सा इस बात का था कि भले हाई जियान यीशेंग भाग गया था, वो असल में ज्यादा दूर नहीं गया था। साफ था, वो चाहता था कि मी लैन ग्वांग और ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल के बीच एक घमासान लड़ाई हो, फिर वो सही समय पर वापस आकर सारे फायदे उठा सकता था। इस वक्त जब उसने मी लैन ग्वांग और ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल को एक साथ काम करते देखा, जियान यीशेंग हैरान और चिढ़ा हुआ था लेकिन घबराया नहीं। उसने यहां तक कि नाक सिकोड़ी। जब मैं रैंक 6 का था, तब भी मेरे स्वॉर्ड एस्केप मेथड ने कई रैंक 7 गो इमॉर्टल्स को लाचार कर दिया था। ए फ्लैट, जब मैंने इस मूव को रैंक 7 में एडवांस कर लिया है, तुम लोग शायद मुझे अगले जन्म में ही पकड़ पाओगे। ये कहते हुए जियान यीशेंग ने किलर मूव स्वॉर्ड एस्केप एक्टिवेट किया और शान से निकल गया। मी लैन ग्वांग और ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल ने जोर से गालियां दी लेकिन सिर्फ जियन यीशेंग को भागते हुए देख सकते थे। हालांकि थोड़ी देर बाद जियान यीशेंग की बारी थी शिकायत करने की। डैम इट, भले ही मेरा स्वॉर्ड एस्केप मेथड तेज है, इसे ज्यादा देर तक बनाए नहीं रखा जा सकता। और ये दोनों इत्तेफाक से इन्फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल्स हैं, वो जानकारी और सुराग इकट्ठा करने में माहिर हैं, वो मुझे ढूंढ निकलेंगे। मी लैन ग्वांग और ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल जियान यीशेंग से नफरत करते थे और उसका पीछा कर रहे थे। हर खतरनाक पाल में जियान यीशेंग भागने के लिए स्वॉर्ड एस्केप किलर मूव एक्टिवेट करता। लेकिन ज्यादा देर बाद मी लैन ग्वांग और ग्रेट ट्रेजरी इमॉर्टल फिर से उसके पीछे लग जाते। जियान यीशेंग चिल्लाया, इस तरह मेरा पीछा करने का कोई मतलब है क्या? तुम अपने जमा किए हुए सारे इमॉर्टल एसेंस बर्बाद कर दोगे और तुम दोनों का बहुत नुकसान होगा जब ऐसा होगा। मी लैन ग्वांग ने हंसी उड़ाई। हम तीनों में से तुमने हाल ही में रैंक 7 में एडवांस किया है, तुम्हारे पास कितना इमॉर्टल एसेंस रिजर्व है? भले ही हम सब खर्च कर दें, हम इस बार तुमसे छुटकारा पालेंगे।
ग्रेट ट्रेजरी इमोर्टल ने सर हिलाया और कहा, सही है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि ईस्टर्न सी के गू इमोर्टल्स को आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जियान यी शेंग ने चिंता में गाली दी, मी लैन ग्वांग, चाहे कुछ भी हुआ हो, हम दोनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स हैं। तुम अब एक दूसरे रीजन के किसी के साथ मिल रहे हो, क्या तुम गद्दार हो? मी लैन ग्वांग ठंडी हंसी हंसा, मुझे डराने की कोशिश मत करो, तुमने आज मुझे नाराज किया है, तुम्हारी मौत तय है। जियान यी शेंग सिर्फ एक बार फिर उड़ने के लिए स्वॉर्ड एस्केप इस्तेमाल कर सकता था। दोनों तरफ पीछा करते और रुकते रहे। ग्रेट ट्रेजरी इमोर्टल ने अचानक कहा, ओ नहीं, वो एक जगह रुक गया है। लगता है उसने मेरे द्वारा लगाए गए ट्रैकिंग मेथड को ढूंढ लिया है। उसका जियान यी शेंग से कनेक्शन टूट गया। जल्दी ही वो और मी लैन ग्वांग एक पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे और जियान यी शेंग का दाहिना हाथ देखा। जियान यी शेंग दृढ़ था, कुछ गलत महसूस होने के बाद उसने सीधे अपना दाहिना हाथ काट दिया। ग्रेट ट्रेजरी इमोर्टल का चेहरा काला था जब उसने मी लैन ग्वांग को देखा। ए फ्लैट, ये तुम पर निर्भर करेगा। रिलैक्स। मी लैन ग्वांग मुस्कुराया। इस तरफ दोनों ने पीछा करना जारी रखा। कई दौर के पीछे के बाद जियान यी शेंग का चेहरा पीला था और उसमें गाली देने की भी ताकत नहीं थी क्योंकि यूज मौत का दबाव महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसका इमोर्टल एसेंस रिजर्व खाली हो गया। मैं मरने वाला हूं लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने ग्रेट ट्रेजरी इमोर्टल का मेथड तोड़ दिया, लेकिन तुमने, मी लैन ग्वांग, मेरा पीछा करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया? मैंने तुम्हें नाराज करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि मुझे तुम्हारे मेथड्स की कुछ समझ थी और मैं अन सबसे निपट सकता था। लेकिन अभी मैं ये तक नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि तुमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया। क्या तुम मुझे मरने से पहले सच बता सकते हो? मी लैन ग्वांग ने नाक सिकोड़ी, सोचना भी मत। एक अनजान भूत की तरह अगले जन्म में जाओ। लेकिन अगले हाई पैल, जियान यी शेंग ने एक अजीब सी चीख मारी और एक बार फिर भागने के लिए स्वॉर्ड एस्केप किलर मूव इस्तेमाल किया। यह आदमी सच में बहुत चालाक है। ग्रेट ट्रेजरी इमोर्टल ने अपने दांत पीसे। चिंता मत करो, जब तक वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट से भाग नहीं जाता, वो मेरे डिक्टेशन से नहीं बच पाएगा। मी लैन ग्वांग ने विश्वास के साथ कहा। ग्रेट ट्रेजरी इमोर्टल की नजर हैरानी से भरी थी जब उसने कहा, मेन ब्रदर मी के मेथड की प्रशंसा करता हूं। जियान यी शेंग को छोड़ दो, यहां तक कि मैंने अभी तक तुम्हारा मेथड नहीं ढूंढा है, ये सच में कमाल है। मी लैन ग्वांग हंसा और अपना हाथ हिलाया, तुमने गलत समझा, ये मेरा मेथड नहीं है, यह जेनेसिस लोटस इमोर्टल वेनरेबल का इंतजाम है। तुम्हारा मतलब क्या है? हेवनली कोर्ट के बेहद गहरे राज हैं, लेकिन मैं इस मूव के बारे में कुछ जानकारी जानता हूं। चलो पीछा करते रहे, मैं रास्ते में समझाऊंगा। ग्रेट ट्रेजरी इमोर्टल ने सर हिलाया और पूरी तरह से सुनने में लग गया। वो जानता था कि मी लैन ग्वांग मूल रूप से विंड क्लाउड मैनर का एक लाइटनिंग पाथ गू इमोर्टल था, जो हेवनली कोर्ट की एक सहायक शक्ति थी। लेकिन बाद में उसने कुछ सेक्ट के नियम तोड़े, उसकी कल्टीवेशन छीन ली गई और यूज सेक्ट से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने इन्फॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट किया और एक बार फिर रैंक 7 गू इमोर्टल बन गया। इस बैकग्राउंड के साथ मी लैन ग्वांग के लिए हेवनली कोर्ट के कुछ राजों के बारे में जानना अजीब नहीं था। मी लैन ग्वांग ने जारी रखा, इस मूव को सबकी नजर कहते हैं। यह जेनेसिस लोटस इमोर्टल वेनरेबल द्वारा बनाया गया एक ह्यूमन पाथ किलर मूव है। यह मूव लोगों के एकजुट दिलों की बुनियाद का इस्तेमाल करता है और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के मॉर्टल्स, गू मास्टर्स और गू इमोर्टल्स को अपनी नज़र साझा करने देता है। जब तक कोई जियान यी शेंग के मूवमेंट लाइट को देखता है या उसके निशानों का एक सुराग भी ढूंढ लेता है, मैं सीधे सबकी नज़र के जरिए जानकारी हासिल कर सकता हूं और उस पकड़ सकता हूं। ग्रेट ट्रेजरी इमोर्टल समझ गया, तो ऐसी बात थी। सबकी नज़र, यह मूव सच में गहरा है। जाहिर है, लोगों के एकजुट दिल और भी ज्यादा हैं। ये असल में लोगों को एक दूसरे के इरादे जानने और दुश्मनों और दोस्तों का पता लगाने देता है, छुपे हुए गद्दारों के फैक्टर को हटा देता है। एक मिनट रुको। ग्रेट ट्रेजरी इमोर्टल अचानक रुक गया और मी लैन ग्वांग को एक डरावनी नज़र से देखा। जबकि मी लैन ग्वांग सबकी नज़र किलर मूव इस्तेमाल कर सकता था, वो यकीनन लोगों के एकजुट दिलों के प्रभाव में था। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के राइचस पाथ से था। वो बिल्कुल भी किसी ऐसे के साथ सहयोग नहीं करेगा जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर हमला कर रहा हो। तो एक ही संभावना थी। हाँ, ग्रेट ट्रेजरी इमोर्टल, तू हमारे जाल में फंस गया। जियान यी शेंग ने खुद को प्रकट किया, जोर से हेस्ट हुए। उसके साथ कई सेंट्रल कॉन्टिनेंट के आज़ाद इमोर्टल्स भी प्रकट हुए। एक फॉर्मेशन अचानक एक्टिवेट हुआ और ग्रेट ट्रेजरी इमोर्टल को फंसा लिया। सब कुछ एक साजिश थी। मी लैन ग्वांग का इलेक्ट्रोलिटिक आयन स्टारफ्लावर ग्रेट ट्रेजरी इमोर्टल, बड़ी मछली, को लुभाने का चरा था।
उसी समय हेवनली कोर्ट बैटलफील्ड। ये लंबी लड़ाई आखिरकार अपने चरम पर पहुंच गई। फैंग युआन और बाकी सब हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ बढ़े जबकि ड्यूक लॉन्ग दी ज़ैंगशेंग द्वारा रोका जा रहा था। अगर फैंग युआन और बाकी सब हेवन ओवरसीइंग टावर में घुस गए और फैंग युआन ने फेट गू को तबाह कर दिया तो हेवनली कोर्ट का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। लेकिन अगर फैंग युआन फेट गू को तबाह नहीं कर पाया तो सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स बहुत बुरी स्थिति में होंगे। उन्हें हर दिशा से हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स द्वारा घेर लिया जाएगा। ये आखिरी मौका है मुझे, फैंग युआन रीद था। अगले हाईपैल हेवन ओवरसीइंग टावर से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली। रैंक 9 इमॉर्टल किलर मूव, फेट वैंक्विश। फेट वैंक्विश को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए जरूरी समय इतना कम हो गया है? फैंग युआन बहुत हैरान था। लगभग उसी समय सफेद रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। बैटलफील्ड में एक हैरान कर देने वाला बदलाव हुआ। फैंग युआन की तरफ के कई इमॉर्टल गू हाउसेज अंदर के सभी गू इमॉर्टल्स के साथ पूरी तरह से तबाह हो गए। फैंग युआन के ठीक पीछे डू रैंक 8 गू इमॉर्टल्स में से एक मरने की कागार पर था और दूसरे ने होश खो दिया था। बाकी सभी इमॉर्टल्स बुरी तरह से जख्मी थे। फेट वैंक्विश की ताकत असल में इतनी डरावनी है। सदर्न बॉर्डर की लड़ाई के दौरान इसमें यह ताकत साफ तौर पर नहीं थी। डरावना। एक पूरा रैंक 9 फेट गू बहुत डरावना है। यह हेवन ओवरसीइंग टावर की असली ताकत है। ये पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स ने गहरी निराशा महसूस की। उन्होंने अपना सारा मराल खो दिया। इसके विपरीत हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अनेकों दर्शक इस नज़ारे पर खुशी से झूम उठे। हेवनली कोर्ट शक्तिशाली है। इन हमलावरों को मार डालो, उनसे उनके खून का हिसाब लो। ऐसे मेथड के साथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट की जीत पक्की है। किलर मूव, सबकी नज़र के साथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों ने यह दृश्य देखा और बड़े मराल के साथ खुश हो रहे थे। हेवनली कोर्ट की दिव्य शक्ति सबके दिलों में गहरी उतर गई थी। माँ, वो आदमी क्यों नहीं गिरा? उसके अलावा सारे शैतान गिर गए हैं। एक छोटी लड़की ने अपनी माँ का हाथ हिलाते हुए उलझन में पूछा। यहां तक कि मॉर्टल्स भी लड़ाई देख सकते थे। दुर्भाग्य से लड़की की माँ सिर्फ एक मॉर्टल थी। उसने अपना सर हिलाया। माँ को भी नहीं पता, लेकिन चिंता मत करो, हमारा सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स द्वारा सुरक्षित है। हम नहीं हारेंगे। फैंग युआन सही है, वो एक अदरवर्ल्डली डेमन है। वो एक आम अदरवर्ल्डली डेमन नहीं है, वो एक पूरा अदरवर्ल्डली डेमन है। फेट वैंक्विश उसके लिए सिर्फ एक बेकार रोशनी की तरह है। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद साउदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स धीरे धीरे होश में आए। इस वक्त हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स हेवन ओवरसीइंग टावर से बाहर उठ चुके थे और फैंग युआन को रोक रहे थे। यूज हेवन ओवरसीइंग टावर के पास नहीं आने दे रहे थे। लेकिन फैंग युआन का वजूद एक चिंगारी की तरह था जिसने साउदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स के दिलों को रोशन कर दिया। एक पाल में एक ना बुझने वाली आग फिर से जल उठी। वही हमारी आखिरी उम्मीद बची है। हाँ, हमारे पास अभी भी है फैंग युआन। हालांकि मैं उससे सच में नफरत करता हूं, लेकिन सदर्न और नॉर्दर्न इमॉर्टल्स की एक ही चमक से चमक उठी। उनका मराल असल में बढ़ गया। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स हैरान थे। जल्दी फैंग युआन को मार डालो। ड्यूक लॉन्ग ने अभी हुक्म ही दिया था कि यूज दी ज़ैंगशेंग ने काट लिया। लेकिन चाहे दी ज़ैंगशेंग अपने दांत कितना भी पीसे, उन्होंने सिर्फ कई निशान छोड़े जबकि चिंगारियां पैदा हुई जब वो ड्यूक लॉन्ग के जिस्म में घुसे। उसी समय वू योंग का हुक्म ट्रेजर येलो हेवन के जरिए पहुंचा। सदर्न अलायंस के इमॉर्टल्स, मेरा हुक्म सुनो। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके फैंग युआन को हेवन ओवरसीइंग टावर तोड़ने और फेट गू को तबाह करने में मदद करो। बिंग साई चुआन ने भी रिएक्ट किया। फैंग युआन की मदद करो, ये हमारा आखिरी हमला है। अगर ये सफल नहीं हुआ तो हम सब मर जाएंगे। सब लोग मारो ये लोग। फैंग युआन जो रोका जा रहा था, उसने अपने पीछे जोश महसूस किया और उसकी ईंट फौरन चमक उठी। मारकाट का इरादा बढ़ गया। वो जोर से हंसा। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। अच्छा है, अब से तुम सब मुझे रोकने की कोशिश कर सकते हो। या तो तुम सब मरोगे या मैं मिट जाऊंगा। चैप्टर एंड।